शुभ वंदन। आज हम कक्षा 10 में कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पाठ का परिचय है कि यह लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृतांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पढ़ने वाले का मन भी सैर करने लग जाता है। इस पाठ में लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन व पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक चित्रण किया है, जो मन को छू लेता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। देखिए, सम्मोहित का मतलब होता है वशीकरण, अपनी ओर आकर्षित करना। सम्मोहन वशीकरण की शक्ति को कहते हैं, किसी को वश में कर लेना। गंतोक का रात्रिकालीन सौंदर्य लेखिका को पूरी तरह से अपने वश में कर रहा है। आकाश में सितारों के झुंड रोशनी की झालर समान प्रतीत हो रहे थे। साफ सुथरे प्रदूषण रहित आकाश में एक एक तारा स्पष्ट होकर अपनी रोशनी बरसा रहा था, जिसका जादू लेखिका के मन मस्तिष्क पर छा रहा था। इसलिए लेखिका पूरी तरह से उस नजारे के वश में थी। समझ आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। देखिए, मेहनत कश बादशाहों, जैसा कि शब्द से पता लग रहा है कि मेहनत करने वाले भी हैं और बादशाह भी हैं अपने आप में। तो इनका शहर क्यों कहा गया है? उत्तर है, लेखक ने गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और साथ ही साथ अपनी मर्जी के मालिक भी हैं। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है, इस नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से नहीं घबराते और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेहनत करते हैं और एकदम मस्त रहते हैं। यहाँ की स्त्रियां और बच्चे भी कठोर मेहनत करते हैं। स्त्रियां पत्थर तोड़ती हैं तथा कई बार अपनी पीठ पर बनी डोकों में अपने बच्चे भी साथ रखती हैं। अपनी मेहनत से यहाँ के लोगों ने इस पर्वतीय स्थल को और भी अधिक सुंदर बना दिया है। तो क्यों रहते हैं, क्यों कहा गया है मेहनत कश बादशाहों का शहर? क्योंकि यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी एकदम मस्त रहते हैं। औरतें पत्थरों को तोड़ती हैं, पहाड़ों को काटती हैं, रास्ते बनाती हैं और फिर भी खिलखिला कर हंसती हुई नजर आती हैं। तो इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किस अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखिए, श्वेत पताकाएं किसे कहती है? सफेद झंडियां। श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर मंत्र लिखी 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। जबकि रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए लगाई जाती हैं। समझ आ गया आपको श्वेत और रंगीन पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं? अगला प्रश्न है, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कौन था जितेन? जितेन था लेखिका का ड्राइवर कम गाइड। तो जितेन क्या बता रहा था वहाँ की बारे में? जितेन नारगे लेखिका का ड्राइवर था। उसने सिक्किम के बारे में अनेक जानकारियां लेखिका को दी। जैसे नंबर 1, सिक्किम के रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। घाटियों के सौंदर्य की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है, इतनी सुंदर है वहां की घाटियां।
नंबर 3, नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई श्वेत व रंगीन पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। और क्या बताया? सिक्किम में घूमता चक्र भारत के अन्य स्थानों में व्याप्त आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा की तरह ही है। नंबर 5, वहां पर घर घर बहुत दूर दूर होते हैं, वहां घर बहुत दूर दूर होते हैं। नंबर 6, वहां के लोग मेहनत कश होते हैं, उनका जीवन मुश्किलों से भरा होता है। नंबर 7, स्त्रियां बच्चे सभी काम करते हैं, स्त्रियां घर संभालती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बागानों में जाती हैं, तो बच्चे पानी भरते हैं, जानवरों को चराते हैं तथा लकड़ियां चुन चुन कर लाते हैं। ये सारी बातें जितेन नार्गे ने लेखिका को बताई, वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहां के जनजीवन के बारे में। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? देखिए, इसका उत्तर है, लेखिका ने कवि लॉन्ग स्टॉक में, एक जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए एक जगह घूमता चक्र देखा। नार्गे से पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि मैदानी इलाकों में गंगा के विषय में भी यही धारणा है। क्या धारणा है? कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांधे देता है। कौन सा विश्वास? पाप पुण्य की अवधारणाएं जैसी प्लेन में है वैसी पहाड़ों पर है, वैसी हम और कहीं चले जाएं वहां पर भी है। तो हमारा पूरा भारत इसी एक सूत्र में बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए यह लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। कई बार आ चुका है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए इसका उत्तर। जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड भी था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। नंबर 1, एक गाइड को अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होना चाहिए। नंबर 2, उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, एक कुशल गाइड को अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। क्यों? कि अगर वो अपने घूमने वाले की जिज्ञासा को ही शांत नहीं कर पाएगा तो क्या खाक घुमाएगा। नंबर 4, गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थिति का सामना कर सके। नंबर 5, एक कुशल गाइड की वाणी, वाणी मतलब बोली, मधुर व प्रभावशाली होनी चाहिए। इससे घूमने वाले की यात्रा में रुचि बनी रहती है। अब अगर एक बहुत ही शांत रहने वाला अगर गाइड होगा या ड्राइवर होगा तो क्या मजा थोड़ी ना आएगा घूमने में, बोरिंग हो जाएगी पूरी यात्रा। तो इसलिए उसकी वाणी, उसका बोलना, उसकी बातें सब प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी तो घूमने का मजा आएगा। नंबर 6, वह रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। जहां भी, क्योंकि घूमने वाले तो पहली बार जा रहे हैं उस रास्ते पर, लेकिन जो गाइड होता है, जो ड्राइवर होता है, उसे तो सारे दर्शनीय स्थलों का पता होता है। तो इसलिए एक कुशल गाइड का ये कर्तव्य है कि वो जहां जहां भी दर्शनीय स्थल आए वो उनको दिखाता चले। नंबर 7, वह वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए। वहाँ की जनजीवन की दिनचर्या क्या है, वहाँ के लोगों के बारे में बताए कि कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे अपना जीवन जीवन व्यतीत करते हैं, उन सब के बारे में भी वो पूरी जानकारी दे। उसे वहाँ की जलवायु के बारे में, उसे वहाँ किस समय वर्षा होने वाली है, किस समय कोहरा आने वाला है, इसके बारे में भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो वो अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो समझ आ गया आपको ये प्रश्न? अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत में
लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे भी बोल सकते हैं, साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर गंत गंतोक के मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, जिसे देखकर लेखिका को अनुभव हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य है। देखिए, दोनों प्रश्न हैं, इन दोनों का उत्तर एक ही है। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों-ज्यों वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हिमालय विशाल से विशाल तर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए था, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत हुआ। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थीं। कभी बादलों की मोटी चादर में सब कुछ बादल में दिखाई देता था, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात यानी झरने, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी बह रही थी। लेखिका को इस यात्रा के दौरान देखे जाने वाले प्राकृतिक दृश्य मोहित कर रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल तथा धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता एवं रूडोरैंड्रो के फूल, सभी अपनी लय ताल और प्रभाव में बहते हुए नजर आ रहे थे। लेखिका को अनुभव हुआ कि यही है चलायमान सौंदर्य के जीवन का आनंद। समझ आया आपको? थोड़ा प्रश्न का उत्तर लंबा था, लेकिन इसमें से जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतना लिखे आइए, तब भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से सुन लीजिए बस, उत्तर तो आपको समझ में आ ही जाएंगे फिर। अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती थी? देखिए, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही है। हिमालय के इन अनोखे नजारों में लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो, और उसके मन का सारा मैल व वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को निम्नलिखित दृश्य झकझोर गए। जब वो प्रकृति का आनंद ले रही थी, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही थी, तो उसने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिससे वह बहुत ही आहत हुई, बहुत दुख में डूब गई। वो कौन से दृश्य थे? देखिए, एक तो वो दृश्य था नंबर वन, कोमल शरीर वाली पहाड़ी औरतें इस अद्भुत सौंदर्य से बेखबर हाथों में कुदाल और हथौड़ा लिए पत्थर तोड़ रही थी। कुछ की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी हैं। जिंदा रहने के लिए यह जंग और मातृत्व और श्रम साधना एक साथ दिखाई दे रही थी। क्या क्या देखा उन्होंने? पहला दृश्य कि कुछ पहाड़ी औरतें हाथों में कुदाल और हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों को पीठ पर बांधे हुए थी। परिश्रम का, मेहनत का और ममता का यह दृश्य देख करके लेखिका एकदम से दुखी हो गई। दूसरा था, छोटे छोटे बच्चे पीठ पर बस्ता लादे 2-3 किलोमीटर चलकर स्कूल जा रहे थे, और वही बच्चे शाम को लौट करके अपनी माओ के साथ में लकड़ियां बीन कर लाते थे, चारा लाते थे पशुओं के लिए, पशुओं को चराते थे, पानी भर कर लाते थे। तो ये सारी बातें लेखिका को झकझोर गई। और भी एक दो बात थी कि वो उसने सैनिकों को देखा था जो इतनी ठंड में खड़े हुए पहरा दे रहे थे। तो जब हम चैन की नींद सोते हैं तो बेचारे ये -15 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर के हमारे लिए पहरा देते हैं, जहां पर पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है, ऐसी ठंड में खड़े रहते हैं। तो ये सारे दृश्य लेखिका को झकझोर गए।
ठीक है बेटा, आपको प्रश्न आए होंगे, आपको मेरे ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। बाकी के प्रश्न उत्तर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।